जब हम वेल्डिंग के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? तेज चिंगारियां, पिघलता हुआ मेटल और दो टुकड़ों का जुड़ना, है ना? लेकिन उस चमकती सतह के नीचे मेटल के अंदर एक अदृश्य जंग छिड़ जाती है। वेल्डिंग की गर्मी कुछ ऐसी ताकतों को जगा देती है जो बड़े बड़े पुलों और इमारतों को भी खतरे में डाल सकती हैं। तो चलिए आज इन छिपी हुई ताकतों के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तनाव आखिर पैदा कैसे होते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये मेटल को कैसे कैसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। इसके बाद हम थर्मल और मैकेनिकल यानी गर्मी और ताकत की लड़ाई को समझेंगे और देखेंगे कि इंजीनियर्स कैसे कंप्यूटर पर इन अदृश्य तनावों का पता लगाते हैं ताकि भविष्य में कोई बड़ी गड़बड़ ना हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस प्रक्रिया को हम मेटल को जोड़ने और उसे मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही उसे कमजोर कैसे कर सकती है। ये एक पहेली की तरह है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत हटाते हैं और पता लगाते हैं कि ये अदृश्य तनाव आखिर आते कहां से हैं। तो मिलिए हमारे मेन विलेन से, रेजिडुअल स्ट्रेस या अवशिष्ट तनाव। ये बिल्कुल उस बिन बुलाए मेहमान की तरह है जो पार्टी खत्म होने के बाद भी घर से नहीं जाता। वेल्डिंग की गर्मी तो कब की खत्म हो जाती है, लेकिन ये तनाव मेटल के अंदर ही रह जाता है और चुपचाप उसे अंदर से कमजोर करता रहता है। जरा सोचिए, मेटल के अंदर एक रस्साकशी चल रही है। एक तरफ वेल्ड के पास का गर्म हिस्सा है जो गर्मी से फैलना चाहता है, और दूसरी तरफ ठंडा ठोस हिस्सा है जो उसे अपनी जगह पर रोके हुए है। बस यही अंदरूनी खींचतान मेटल को मोड़ देती है और इसी से पैदा होता है ये खतरनाक रेसिडुअल स्ट्रेस। अब जब हम ये जान गए हैं कि ये तनाव क्यों पैदा होता है, तो चलिए अब इसके नतीजों को देखते हैं। ये तनाव मेटल को 6 अलग-अलग तरीकों से बिगाड़ सकता है और हर तरीका अपने आप में एक चुनौती है। ये 6 तरह के डिस्टॉर्शन या विरूपण दिखाते हैं कि कैसे एक बिल्कुल सीधी सपाट प्लेट वेल्डिंग के बाद अपना आकार पूरी तरह बदल सकती है। वो किसी भी दिशा में मुड़ सकती है, सिकुड़ सकती है या उसमें लहरें भी पड़ सकती हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो हमारे पास ये 6 अलग अलग तरह के बदलाव हैं। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल श्रिंकेज में मेटल की चौड़ाई और लंबाई कम हो जाती है। एंगुलर डिस्टॉर्शन उसे एक वी शेप दे देता है, जबकि रोटेशनल डिस्टॉर्शन उसे अपनी ही जगह पर घुमा देता है। और आखिर में बेंडिंग उसे धनुष की तरह मोड़ देती है और बकलिंग से पतली प्लेटों में खतरनाक लहरें पैदा हो जाती हैं। तो ठीक है, हम जानते हैं कि मेटल मुड़ सकता है, पर अगला सवाल ये है कि इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए। क्या सारी गड़बड़ गर्मी की वजह से होती है या फिर मेटल की अपनी ताकत भी इसमें कोई भूमिका निभाती है? यहाँ हमारे पास 2 मुख्य दावेदार हैं। एक तरफ है थर्मल प्रॉपर्टीज, यानी गर्मी से मेटल कैसे फैलता या सिकुड़ता है, और दूसरी तरफ है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी मेटल खुद कितना मजबूत है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का असली विलन कौन है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने स्टेनलेस स्टील और कार्बन स्टील को एक साथ वेल्ड करके देखा कि आखिर होता क्या है, और जो नतीजे सामने आए वो वाकई हैरान करने वाले थे। ये डेटा हमें पूरी कहानी बताता है। देखिए, असली एक्सपेरिमेंट में स्टेनलेस स्टील यानी एसएस का कर्वेचर 8.8 था और माइल्ड स्टील यानी एमएस का 23.3। अब जरा मॉडल डी को देखिए। जब कंप्यूटर मॉडल में स्टेनलेस स्टील की थर्मल प्रॉपर्टीज यानी गर्मी वाली आदतें डाली गईं तो ये नतीजा आया 16.2। ये असली एक्सपेरिमेंट के 8.1 के काफ़ी करीब था। इससे पता चलता है कि मेटल गर्मी से कैसे रिएक्ट करता है, ये उसकी अपनी ताकत से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नतीजा एक गेम चेंजर था। इससे पता चला कि मेटल कितना मजबूत है ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि वो गर्मी से कितना फैलता है या सिकुड़ता है। मतलब असली वजह थर्मल एक्सपेंशन है। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस जान गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि इंजीनियर्स भविष्य का अंदाज़ा लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो इन अदृश्य ताकतों का मॉडल बनाने के लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक सटीक मॉडल बनाने के लिए एक और चीज़ को शामिल करना पड़ता है, जिसे कहते हैं TRIP। इसे ऐसे समझिए कि जब मेटल ठंडा होता है तो उसकी अंदरूनी बनावट मतलब माइक्रोस्ट्रक्चर बदलता है, और इस बदलाव से उसमें और भी ज्यादा डिफॉर्मेशन होता है। ये इस पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पर सवाल ये है कि क्या इस एक छोटी सी चीज को शामिल करने से सच में कोई बड़ा फर्क पड़ता है? चलिए डेटा देखते हैं और पता करते हैं। ये ग्राफ सारी कहानी साफ कर देता है। ये जो डॉटेड लाइन है जिसमें ट्रिप को शामिल किया गया है, वो सॉलिड लाइन से बहुत अलग है।
ये दिखाता है कि अगर इस एक डिटेल को छोड़ दिया तो हमारी सारी कैलकुलेशंस ही गलत हो सकती है। और यही कहानी हमें ट्रांसवर्स स्ट्रेस में भी दिखती है। एक बार फिर TRIP को शामिल करने वाला मॉडल बहुत अलग और कहीं ज्यादा तनाव के नतीजे दिखा रहा है। ये साफ है कि इस फैक्टर को नजरअंदाज करने की गलती नहीं की जा सकती। तो ठीक है, ये सब इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये मुश्किल साइंस असल दुनिया में कैसे काम आती है और हमारी सुरक्षा के लिए कितनी जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने पढ़ाने वाली बात नहीं है। इन तनावों को सही सही समझना उन पुलों, पाइपलाइनों और दूसरी ज़रूरी इमारतों की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है, जिन पर हम हर दिन भरोसा करते हैं। प्रेशर वेसल का उदाहरण ही ले लीजिए। अगर हम वेल्डिंग के बाद के तनाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाए तो एक छोटी सी दरार भी एक बहुत बड़े और भयानक हादसे की वजह बन सकती है। सटीक मॉडलिंग का मतलब है जानें बचाना। जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये जानकारी सिर्फ दिलचस्प नहीं है, ये जरूरी है। ये इंजीनियरिंग सेफ्टी की वो नींव है जिसके बिना हम सुरक्षित स्ट्रक्चर्स बना ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें माइक्रो यानी बहुत छोटे लेवल को समझना पड़ता है ताकि हम मैक्रो यानी बड़ी चीजों को सुरक्षित रख सकें। जब इंजीनियर्स आणविक स्तर पर होने वाली इस खींचतान को समझते हैं, तभी वो ऐसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जो हमें और हमारी दुनिया को सेफ रखते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ऐसी और कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जिन्हें हमें एक सुरक्षित और बेहतर भविष्य बनाने के लिए समझना होगा? वेल्डिंग का तनाव तो महज एक शुरुआत है।